जी टिकटें घोषित होनी थी, सभी पार्टियों की रुक गई हैं, इसका क्या संदर्भ है? देखिए, अब चुनाव तो है ही है, टिकट तो आगे पीछे घोषित हो ही रहे हैं सबके, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकाबला कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, और ये जो दावे हो रहे हैं ये इसका परिणाम क्या होगा। जब भाजपा का एक नारा है कि हम 70+ सीटें जीते, ऐसे में विपक्ष के सामने कांग्रेस और सपा ने एक इंडिया गठबंधन के साथ वो मजबूती से लड़ने के लिए आए, लेकिन मायावती के अलग होने से वो ताकत विपक्ष के पास बीजेपी के मुकाबले नहीं दिखती है। वो वोट बैंक का जो, चूंकि कांग्रेस के पास ज़्यादा सपोर्ट वोट बैंक का नहीं है, अकेले समाजवादी पार्टी अगर 32% 34% वोट ले भी आती है, तो ऐसे में बीजेपी से मुकाबला करना 45% 50% के बीच में ये थोड़ा कठिन है। तो एक तो जो तकनीकी बात है वो ये दिखती है। दूसरी बात देश में विकास की होती है। चुनाव में जब आता है विकास के लोग वोट मांगते हैं, लेकिन जब टिकट दिया जाता है तो देखा जाता है कि किस जाति का टिकट देने से कितना वोट मिल जाएगा, पार्टी का कितना वोट है, ये सब समीकरण बनाए जाते हैं। अभी मायावती की बात चल रही थी, मायावती टिकट देना उन्होंने शुरू कर दिया है तेजी से, लेकिन वो टिकट जो दे रही वो टिकेंगे कि क्या गारंटी है कि वो पता नहीं कब बदल जाए। तो टिकाऊ है कि नहीं, अभी तो जातियों का और उसका हम लोग कि फला जात को इतना दे दिया, ब्राह्मण को इतना दे दिया, दलित को इतना दे दिया, आगे पता नहीं कितना दिन टिकेगा, ये भी तो संशय है। टिकाऊ से आपका तात्पर्य क्या है? चुनौती हमेशा रहती है। टिकाऊ से आपका तात्पर्य क्या है? दूसरा, मायावती का जो दलित वोट बैंक है जी, भाजपा उसको लगातार अपने ओर खींच रही है। पहले इन लोगों ने दलितों के घर पे खाना खाया जा जाके, फिर उनके दलित बाहुल्य बस्तियों में अभियान चल रहे हैं, उसमें संघ के भी लोग मदद करते हैं। दलितों को जोड़ा जा रहा है तेजी से, उनके नेताओं को भी जोड़ा जा रहा है जी। तो मायावती अगर अकेले लड़ने आई है मैदान में, तो वो खाली लड़ने आई है या जीतने भी आई हैं, और वो कितना सीट जीतेंगी ये उनके पार्टी के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। और टिकट तो अब की बार बहुत ज़्यादा सीट, एक सीट पे बसपा बहुत दावेदार नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है कि चुनाव कोई लड़ने वाला लोकसभा का मिले। तो उनके वोट बैंक पर इस चुनाव में सबसे बड़ा खतरा है मायावती के, और वो दलित वोट को रोक पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्रजेश जी, कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये आई, समस्या आई कि जिसको लोकसभा लड़ाना चाहती थी, जिसके लिए 17 सीटें ली, वहां 3-4 तो पहले चले गए, अब वो राजेश मिश्रा चले गए और अजय कपूर चले गए, प्रमोद कृष्णम पहले चले गए थे जी। तो ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के दावेदार भी थे। तो अब ये सीट पे लड़ाई किसको? अभी एक बात ये जानकारी आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के समर्थन से लड़ सकते हैं कुशीनगर से चुनाव, पर वो सीट तो सपा की है, कैसे लड़ लेंगे ये? अब समाजवादी पार्टी के पास वो सीट है, हो सकता है कि कांग्रेस अदला बदली करे, कांग्रेस ये कहे कि हमें कुशीनगर दे दीजिए, उसके बदले में हम दूसरी सीट छोड़ दे रहे हैं, कोई अगल बगल की सीट हो सकता है छूट जाए, ये एक बात आ सकती है। अच्छा, भाजपा में भी एक विचित्रता देखिए कि राजेश मिश्रा भाजपा में आ गए और लड़का सपा के समर्थन से भदोही से टीएमसी से लड़ रहा है, जानी दुश्मन पार्टी से। नहीं, वो दूसरे राजेश हैं, वो गलत है, वो राजेश पति जी हैं। करेक्ट कर लिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा भाजपा एक फायदे में यह है कि राम मंदिर जब से बना है तो ये एक अकेला मुद्दा रहा कि इसका टेम्पू कमजोर नहीं हुआ। राशन बांटते हैं, उज्ज्वला योजना है, खाते में पैसा है, और उसके बाद हर जात के नेताओं को अपने साथ बीजेपी ने एमएलसी से लेकर राज्यसभा में साधने की कोशिश की। तो जातिगत आधार पर अगर आप देखेंगे तो समीकरण तो बीजेपी ने अपने मजबूत बना ही रखे हैं, लेकिन आज तक ब्रिजभूषण के टिकट घोषित नहीं कर पाए।
51 सीटों पे आया था नाम, उसके बाद आज बैठक हो रही है दिल्ली में, लेकिन 29 में नाम में ब्रिजभूषण के अलावा मेनका गांधी और वरुण गांधी का भी टिकट है, संघमित्रा मौर्य का भी टिकट है कि इनका सबका भविष्य क्या होगा। अभी बीजेपी इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। आप जैसे बोल रहे हो मुझे तो खतरा लग रहा है। लेकिन आज देखिए संयोग से अनिल दुबे भी बैठे हुए हैं। अनिल दुबे ये तो क्या कर दिए बेचारे। पार्टी अब वैज्ञानिकों की पार्टी कहलाई जाने लगी है और अब इन्होंने कहा कि किसानी के बजाय विज्ञान की ट्रेनिंग दी जाए और कुछ लोगों को इन्होंने अपने भेजा भी है ट्रेनिंग पर कि वो साइंस की ट्रेनिंग ले कि रॉकेट कैसे उड़ेगा। तो दुबे जी की पार्टी छोड़ रॉकेट का इस समय बहुत तरक्की अगर सबसे ज्यादा किसी की हुई तो दुबे जी की पार्टी की हुई। खेती में वैज्ञानिक इस्तेमाल के साथ साथ अपने नेताओं को भी उन्होंने अंतरिक्ष की ओर बढ़ाने की कोशिश की। वैसे कहते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं नसीब, और सब कुछ रहे और फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदनसीब, और पाकर भी कम पाकर भी जो हमेशा खुश रहा है वो है खुश नसीब। अब इन तीनों कैटेगरियों में किस वाले में आरएलडी कहाँ आती है वो खुद देख लें। तो ये बात वही वैसे बताओ ना, ये जब वो विश्लेषण कर रहे हैं तो वो भी बता दुबे दें जी की पार्टी के लिए कुमार विश्वास का एक शेर है, बड़ा सटीक बैठता है, सुनिएगा। आज फंस गए दुबे जी। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मंत्रालय पर है कि मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और कह रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप समझा। तो धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और पॉलिटिकल फीडबैक हम सब तक उपलब्ध कराने के लिए।